Good morning students, class 8 chapter 1 history. Now I am going to discuss about the how do we periodize यानी कि हिस्ट्री को किस तरह से हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work. देखिए 1817 में जेम्स मिल जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने एक किताब लिखी 3 वॉल्यूम में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा. और इस किताब को उन्होंने 3 वॉल्यूम में, जो उनका काम था वो लगभग 3 वॉल्यूम में है. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स. अपने इस किताब में उन्होंने, अपने इस वर्क में उन्होंने जो हिस्ट्री है ब्रिटिश इंडिया की, उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया. कौन कौन से पीरियड्स हैं? द फर्स्ट वन इज़ द हिंदू, सेकंड है मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश. यानी कि उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन कैम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. और इस पीरियडाइजेशन को सभी लोगों ने, मतलब सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया. बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी. क्या थी प्रॉब्लम वो देखिए. इंडियन हिस्ट्री को जब हम अगर देखें तब हमें पता चलता है कि इस पीरियडाइजेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम थी. वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या हमें ज़रूरत है कि हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करें. वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम. अब क्या है, अब इस सवाल का जवाब हमें देना है. तो देखिए अलग अलग टाइम पीरियड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जानने के लिए क्या उसके सेंट्रल फीचर्स हैं अलग अलग टाइम पीरियड के, दे अपीयर टू अस हैं. और हम तक उन अलग अलग टाइम पीरियड्स के फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सही सही जानकारी हमें हम तक पहुंच सके, इसलिए हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है. सो द टर्म थ्रू विच वी periodize, that is the demarcate the difference between periods become important. अब पीरियडाइजेशन के ज़रिए क्या किया गया है? पीरियडाइजेशन के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि अलग अलग पीरियड्स में, यानी कि इन 3 पीरियड्स में क्या डिफरेंट रहा. हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया का जो ये 3 पीरियड्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस रहा है, ताकि हम इन तीनों ही पीरियड्स की क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझ सकें. दे रिफ्लेक्ट अवर आइडिया अबाउट द पास्ट. और ये चीज़ें हमारा जो भी पास्ट के बारे में जो हमारा आइडिया है, जो हम सोचते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करती है. यानी कि इन पीरियडाइजेशन के बारे में पढ़कर हमें पास्ट के बारे में आइडिया हो जाता है. दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट. और इन डिफरेंट पीरियड्स को पढ़ने के बाद, यानी कि हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करने के बाद, इन डिफरेंट पीरियड्स को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में किस तरह के चेंजेस आए हैं. यानी कि फ़र्स्ट पीरियड कैसा था, फिर जब नेक्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड शुरू हुआ तो वो फर्स्ट पीरियड से कितना डिफरेंट था, उसमें कितने चेंजेस थे, एट्सेट्रा. मिल दो दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप. देखो जेम्स मिल ये कहते हैं कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ थी, अगर हम सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूरोपियन सोसाइटीज़ में जो सिविलाइजेशन हो रहा था, उनके कंपैरिजन में एशियन सोसाइटी में सिविलाइजेशन अभी बहुत लोअर लेवल पर था. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया. अभी बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री. क्या कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले हिंदू और मुस्लिम थे जो यहाँ पर हुकूमत किया करते थे. रिलीजियस इंटॉलरेंस, और इनमें भी किसी न किसी तरह की डेस्पोटिक सिचुएशंस बनी रहती थी. रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर उनमें रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, कास्ट थी, टाबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड. मतलब और जो यहाँ के लोग थे वो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड, यानी कि दकियानूसी सोच के मालिक थे. दकियानूसी सोच से बहुत इन्फ्लुएंस है. जैसे कि कैसे आप इस बात को समझ सकते हो, जैसे कि सती एक रस्म थी,
और ये कहा जाता था भाई ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए बीवी को सती कर दिया जाए, अगर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो पत्नी को सती कर दिया जाती है। क्या थी? एक सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस थी जो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी लोगों की ज़िंदगी में उस वक्त। ब्रिटिश रूल मिलफेल्ड कुड सिविलाइज इंडिया। ब्रिटिश रूल, और जेम्स मिल ये कहते हैं कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हिंदुस्तान को सिविलाइज़ किया। उन्होंने क्या किया? सिविलाइज इंडिया। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर आर्ट इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन द इंडिया। क्यों, कैसे सिविलाइज़ किया? कि जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यहाँ पर यूरोपियन तरीक़े से, यूरोपियन तौर तरीक़े को इंट्रोड्यूस किया, यूरोपियन आर्ट को इंट्रोड्यूस किया, प्रमोट किया, इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए, एंड लॉ इन इंडिया, और यहाँ पर लॉ, एक पर्टिकुलर लॉ और रूल्स रेगुलेशंस बनाए। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्योर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटमेंट एंड द हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल। मिल ये कहते हैं कि ब्रिटिश ने हिंदुस्तान की तमाम टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया ताकि वो क्या कर सके, ताकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ा सके, उनका एनलाइटमेंट, उनको मतलब खुशी प्रोवाइड कर सके। खुशी प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है, खुशी प्रोवाइड करने का मतलब ये कि रूल्स बना सके, इंस्टीट्यूशंस बना सके, यहाँ पर सिविलाइजेशन कर सके, ये है इसका मतलब। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश है। मिल ये कहते हैं कि बिना अंग्रेज़ों की मदद के हिंदुस्तान इस लायक नहीं था, कैपेबल नहीं था कि वो प्रोग्रेस कर सकता या तरक्की कर सकता। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। अभी बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा पीरियड जिसमें हम ये डिफ़ाइन कर सकें हिंदू या मुस्लिम की हिस्ट्री को, जिसकी मदद से हम डिफ़ाइन कर सकें। डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड। तो ये कहते हैं हिंदू और मुस्लिम का जो भी पीरियड था उसमें मतलब किसी तरह के हम देखें तो डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ, यानी कि इस तरह की फेथ वगैरह की चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती, उनमें किसी तरह की मतलब ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती। Why should we characterize an age only through the religious of the rulers of the time? ये कहते हैं कि उस वक्त जो भी रूलर होते थे उनका जो धर्म होता था उसकी मदद से, उसके ज़रिए हम हिंदू और मुस्लिम के पीरियड को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। To do so is to suggest that the lives and the practice of the others do not really matter। वो कहते हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कौन, जेम्स मिल, के लाइफ एंड द प्रैक्टिस, दूसरे लोगों की जो ज़िंदगी थी, जो उन जिस तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करते थे, डू नॉट रियली मैटर। तो सच इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग किस तरह के रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करते थे, लेकिन उस वक्त के जो रूलर्स हैं एंशंट इंडिया के, वो एक चीज़ को फॉलो नहीं करते थे, यानी कि सबका सेम फेथ नहीं था। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न। मूविंग यानी कि ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अगर हम मूव करें तो हमें पता चलता है कि हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। पहला है इंडियन हिस्ट्री, सेकेंड है मेडिवल हिस्ट्री, थर्ड है मॉडर्न। यानी कि जेम्स मिल ने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, और इंडियन हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, और इस डिवीजन में भी कुछ प्रॉब्लम है। इट इज़ अ periodization that is borrowed from the west, where the modern period was associated with the growth of all forces of modernity, science, reason, democracy। इस पीरियड में भी, इस क्लासिफिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं कि इट इज़ ए पीरियडाइज, ये वो पीरियडाइजेशन है जिसको हमने कहाँ से लिया है, वेस्ट से बोरो किया है, जहाँ पर मॉडर्न पीरियड को हम किससे जोड़ते हैं, मॉडर्न पीरियड को हम जोड़ते हैं मॉडर्निटी से। मॉडर्निटी यानी कि जहाँ पर साइंस हैं, रीजन्स हैं, डेमोक्रेसी, यानी इन तमाम चीज़ों से हम जोड़ते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ चुकी थी, लिबर्टी एंड द इक्वलिटी, तो इससे जोड़ते हैं ये मॉडर्न पीरियड को। मेडिवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अब मेडिवल पीरियड को ये कहते हैं कि मेडिवल पीरियड वो पीरियड था जिसमें सोसाइटी के अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं पाई जाती थी जो मॉडर्न स्टेट के फीचर्स थी, यानी कि जो मॉडर्न
स्टेट में एग्जिस्ट करती थी, यानी कि मॉडर्न स्टेट मेडिवल पीरियड से बिल्कुल डिफरेंट था। मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न पीरियड मेडिवल पीरियड से बिल्कुल डिफरेंट था। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी, यानी कि मॉडर्न पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स मिडिवल की और एंशंट की, यानी कि इन तीनों ही पीरियड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं। जब हम स्टडी करेंगे इन तीनों पीरियड्स को तो हमें पता चल जाएगा। एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर द ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी। अब ये बता रहे हैं यानी कि आप इस बुक में हम ब्रिटिश रूल को स्टडी करेंगे, जिसमें ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश रूल में लोगों के पास किस तरह की इक्वलिटी नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, बराबरी नहीं थी, और ना ही कोई आज़ादी, कोई लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी कुछ नहीं था लोगों के पास। ना वाज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, नॉर वाज, और ना ही लोगों की किस तरह की कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, कोई उनका प्रोग्रेस हो रहा था, क्योंकि ये लोगों का मानना है कि ब्रिटिश पीरियड में, हालांकि जेम्स मिल ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों का प्रोग्रेस होती ही नहीं अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नहीं आते, लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर रूल कर रहे थे तब यहाँ पर इन लोगों को किस तरह की इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, आज़ादी कुछ हासिल नहीं थी, ना ही उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस या ग्रोथ हो रही थी। मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, और इसी वजह से बहुत सारे हिस्टोरियंस इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। कौन सा पीरियड? जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर हिंदुस्तान में राज कर रहे थे। व्हाट इज़ कॉलोनियल? कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे that the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब एंड राजाजी के। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए और उन्होंने हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया, तो यहाँ पर उन्होंने अपना रूल कायम किया, और जो यहाँ पर नवाब राजाओं की हुकूमत होती थी, रजवाड़े होते थे लोकल, उनको एक तरह से उनसे उन्होंने क्या किया, उनको मतलब वो तो एक तरह से कठपुतली की तरह रह गए, और सिस्टम और रूल जो है ना वो किनके, अपना ब्रिटिश रूल उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंडिया को स्मॉल स्मॉल कॉलोनीज़ में डिवाइड कर दिया ताकि वो आसानी से रूल कर सकें। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड कलेक्ट रेवेन्यू टू मीट देयर ऑल देयर एक्सपेंसेस, बॉट द गुड दे वांटेड एट लो प्राइस, प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, एंड द यू विल अंडरस्टैंड द चेंज दैट कम अबाउट एज अ कंसिक्वेंसेस। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया कि उन्होंने इकोनॉमी को कंट्रोल किया, सोसाइटी को कंट्रोल किया, और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए यहाँ से लोगों से वो उन्होंने रेवेन्यू कहते हैं टैक्स लेना शुरू किया, और बॉट द गुड्स दे वांटेड एट, और जो चीज़ें वो ख़रीदना चाहते थे हिंदुस्तान से उन्होंने बहुत कम कीमत पे ख़रीदी। प्रोड्यूस क्रॉप्स, लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को उन फसलों की खेती करने के लिए फोर्स किया गया जिनकी उनको ज़रूरत थी, जिनकी उन्हें ज़रूरत थी, जिसका वो एक्सपोर्ट कर सकते, जैसे कि इंडिगो है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में इंडिगो की बहुत डिमांड थी। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंज दैट कम अबाउट। अब ये वो तमाम चेंजेस थे जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने के बाद देखे गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आकर ये तमाम चीज़ें की अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए। You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tests. You will also come to know about the changes British rule, या British rule में किस किस तरह के changes आए, ब्रिटिशर्स ने किस किस तरह के changes आए, उन सब को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। किस किस तरह के चेंजेस थे, कौन से कस्टम्स उन्होंने शुरू किए, क्या प्रैक्टिसेस थी जो उन्होंने शुरू की, और किन चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया। व्हेन द सब्जुकेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंज, वी रिफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। जब एक देश को दूसरे देश के द्वारा इस तरह से वहाँ पर उसको कंट्रोल किया जाता है, उसका सब्जुकेशन किया जाता है, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आते हैं। किस तरह से आते हैं? आपने जो पहले वहाँ राजा महाराजा थे वो चीज़ ख़त्म कर दी, उनसे आपने उन रूल ले लिया, अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया, तो किस तरह के चेंज आएंगे? ऐसे पॉलिटिकल चेंज आएंगे। आप तमाम टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर रहे हो अपने लिए, अपने जो सामान खरीदना चाहते हो, लो प्राइस, इकोनॉमिक चेंजेस। सोसाइटी में नई नई प्रैक्टिसेस आपने शुरू की, कुछ ख़त्म की,
ये सोशल और कल्चरल चेंजेस थे। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को लीड करता है, और लीड करता है उसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक चेंजेस आए, वहाँ उसकी वजह से वहाँ पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस आए, तो वो सिस्टम कॉलोनाइजेशन कहलाता है। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. अब जो सोसाइटी में जो चेंजेस आए थे, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस, ये चेंजेस सभी लोगों के लिए सेम नहीं थे, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को सेम एक्सपीरियंस नहीं हुआ, डिफरेंट डिफरेंट थे, ठीक है। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट, है ना। देखो कुछ लोग ऐसे थे सोसाइटी में जिनके लिए ये तमाम चेंजेस जिनको लगा कि सही हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल ये चेंज पसंद नहीं आया, तो सबके लिए इन चेंजेस अलग अलग उन्हें एक्सपीरियंस हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, ठीक है। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।